ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल नॉर्मली हम लोग वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट को रखते हैं, बट डजंट मीन कि हर बार वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट आता है। ऐसा नहीं होता। वर्ब के पहले ही हर बार सब्जेक्ट आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं। आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को याद करो। इंटरोगेटिव में हम लोग व्हाट डिड यू ईट, अगर मैंने लिखा तो इस यू के पहले अगर हमने निकाला, डिड को बाहर किया, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। आपका सब्जेक्ट वर्ब के बाद गया है। लेकिन परेशानी क्या है कि ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कंपल्सन है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। हम लोग जिस यूज की बात कर रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको इंटेरोगेटिव से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस नॉर्मल असर्टिव होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, और वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहेगा। और इस पार्ट को हम लोग ग्रामर में इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन वो सेक्शन है जिसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में जाता है। इन्वर्जन वो सेक्शन है, मतलब वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। और ये ध्यान रखिएगा कि ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव को तो तुम क्वेश्चन मार्क से पहचान लेते हो, वो स्ट्रक्चर है। ये खास एक्सेप्शनल केसेज हैं। ये एक्सेप्शनल है। मैंने बोला ना, जैसे ये नॉर्मल है तो ये एक्सेप्शनल है। नाउ इन्वर्जन। अब इसके पहले कि हम शुरू करें इन्वर्जन को समझाना, आप ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन दो तरह का होता है। एक पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन। जब पार्शियल इन्वर्जन होगा तो सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब के ऑक्सिलरी को निकाल के रखेंगे, जैसा कि हम इंटरोगेटिव में करते हैं। मैं फिर याद दिला रहा हूं कि इंटरोगेटिव ये सेंटेंस नहीं होगा, इसके अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगा। ये पार्शियल इन्वर्जन है, जब ऑक्सिलरी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। और एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है जिसमें हम वर्ब को सीधा का सीधा उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सीधा का सीधा उठा के, अगर गोज है तो गोज यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, ही बाद में जाएगा। ठीक है। अब इसके अपने खास, चूंकि इन्वर्जन एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, तो इसके अपने खास रूल्स होते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ग्रामर के लिए नहीं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो ये कॉमन एरर का एक बहुत फेवरेट सेक्शन है। आप जरा इस पार्ट को देखो, आपको यह लग रहा होगा कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से देता हूं। आप बचपन से इसको पढ़े हुए हो। तुम जरा ध्यान देना। देयर इज अ बॉय इन द फील्ड। जरा ध्यान दो तो, इसमें इस इज का सब्जेक्ट कौन है? आप में से किसी के दिमाग में अगर आ रहा है कि देयर सब्जेक्ट है, तो मैं अगर लिखूं तो आप करोगे आर। भाई सब्जेक्ट कौन है? बॉय की
इज देयर। अगर देयर ही सब्जेक्ट है तो ये इज की जगह पे आर कैसे बदला? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। तो ये तो आप बचपन से जानते हो, लेकिन बचपन से आप इसलिए जानते हो क्योंकि लोगों ने बताया, ग्रामर की किताबों ने बताया कि ये देयर में ऐसा लिखा जाता है। सॉरी, देयर में नहीं लिखा जाता, उस पार्शियल इन्वर्जन का एक रूल देयर में होता है। उस पार्शियल इन्वर्जन में एक रूल में देयर आता है। जब आप देयर करते हो तो आपको नॉर्मली इज, हम लोग ऑक्सिलरी को प्रिंसिपल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फाइनाइट वर्ब के तौर पे, तो वो तुम उसको अदर वे राउंड, तुम उसको कंप्लीट इन्वर्जन भी बोल सकते हो, पार्शियल भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये इन्वर्जन का एक रूल था, ये देयर का रूल नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नहीं, अब मैं आपको रूल बताता हूं। तुम ये ले सकते हो कि पार्शियल इन्वर्जन में पहला तुम्हारा देयर का रूल है कि देयर आएगा तो सब्जेक्ट बाद में जाएगा, भर पहले आता है। दूसरा, जितने भी निगेटिव एडवर्ब्स हैं, जितने भी निगेटिव एडवर्ब्स हैं, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, seldom, hardly, scarcely, rarely, barely, ये जितने निगेटिव एडवर्ब्स हैं, अगर ये, इनके साथ दो कंडीशन, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आएंगे, ये रूल काम नहीं करेगा, पहला। और दूसरा, नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट में ना हो, वो सब्जेक्ट के साथ न जुड़े हुए हों और सेंटेंस के शुरू में आए, तो तुम्हारा वही काम होगा जो यहां हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अगर लिखूं आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने एक नेगेटिव एडवर्ब इस्तेमाल किया, लेकिन यह सेंटेंस के शुरू में नहीं आया है, सेंटेंस इज नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, नेवर सेंटेंस के शुरू में लिखूं, तो लिखना पड़ेगा हैव आई सीन हिम, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मेरे से कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। ध्यान रखना, अगर तुम्हें मीनिंग की जरूरत महसूस हो रही है तो मेरी बात को सुनो। तुम जिसको कर रहे हो या जो रूल पढ़ रहे हो, दैट इज मींट फॉर रिटन। ये रिटन का रूल है, रिटन, ये स्पोकन का पार्ट नहीं है। अगर मुझे बोलना हो, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, नॉर्मल बोला हमने, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, इस कभी पे अगर मुझे जोर डालना हो और वो लिख के बताना हो कि मैं कभी को इंफेसाइज कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? क्या कभी को मोटा मोटा करके लिखूंगा, 4-5 बार उसे पेन चला दूंगा? नहीं ना। तो फिर कैसे? इसी के लिए ग्रामेरियंस ने इन्वर्जन का, इस पार्ट का इन्वर्जन, हर इन्वर्जन का नहीं, इसीलिए ग्रामेरियंस ने रूल बोला, ये सेंटेंस है मैंने उसे कभी नहीं देखा है, और इस सेंटेंस का मीनिंग है
मैंने उसे कभी नहीं देखा है, ये कभी जोरदार है वहां पे। सो एक बात ध्यान रखिएगा कि मीनिंग में कोई अंतर नहीं है जब तक वो रिटन में है, और स्पोकन में तो आप अपने वॉइस के इंटोनेशन से, अप एंड डाउन से आप बता देते हो कि आपने क्या, आपको क्या बोलना था, लेकिन जब वो रिटन में आएगा तो आपको निगेटिव एडवर्ब के साथ इन्वर्जन करना पड़ेगा। वैसे आप मान के चलो कि ये ग्रामर का रूल है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने जो नियम बताया, अगर आपको सोचने का हो तो सोच लीजिएगा, ठीक है। आप नेवर सीन हिम। अगर ये इसमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस के पार्ट में आया, सॉरी सेंटेंस के शुरू में आया, तो आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, नो सुनर, उनको ये अगर अनकंफर्टेबल लगा है तो मैं बता रहा हूं कि मैं जो लिखा वो इन्वर्जन के पार्ट का, आपने भी सेंटेंस देखा है। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ग्रामर की किताबों ने क्या बोला, ग्रामर की किताबों ने, हमारी किताबों ने, कि नो सुनर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। नहीं भाई, ये इन्वर्जन का रूल है। नो सेंटेंस के शुरू में आया है, इसलिए मुझे रिच्ड में से डिड निकाल के ऐसे लिखना पड़ा। ये इन्वर्जन के चलते हुआ है, ध्यान से समझिए। हार्डली हैड he started delivering his speech, फलान ठिकाना, आगे में वेन लगा के आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा। देखो इन्वर्जन हुआ है। आपको ये दो तीन चीजें हमेशा मिली होंगी, नॉट ओनली डज ही प्ले क्रिकेट वेल, ये भी मिला होगा आपको। देखो नॉट सेंटेंस शुरू में आया, हार्डली आया, नो आया, इन्वर्जन हुआ। तो अगर आपने ये किया है तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल नहीं है, ये नो सुनर देन का रूल नहीं है, ये इन्वर्जन के चलते हो रहा है। और वो खाली नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली और नो सुनर के साथ नहीं होता, वो इतना कोई भी वर्ड, seldom do I wake up in the morning, आपने सेल्डम लगाया सेंटेंस के शुरू में, वो उसका मतलब रेयरली होता है। आप सेल्डम घटा जगह पे रेयरली कर लो। अगर आपने डू को पहले नहीं लिखा तो ये ग्रामर की गलती हो जाएगी, ठीक है। इसमें से दो तीन वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक नॉट, सॉरी नो, नॉट, नाइदर और नॉर, ये चार वर्ड का यूसेज थोड़ा सा अटपटा अटपटा है। अभी अगर आपके दिमाग में बात आए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि नो मैन कैन डू दिस, अगर ऐसे हो तो इसमें कैन को उठा के हम मैन के पहले क्यों नहीं रख रहे हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। नॉट अ मैन वॉज सिन ऑन द रोड, यहां पे हम वॉज को हटा क्यों नहीं रहे हैं, कारण बहुत सिंपल है, आप ध्यान देना।
मैंने दो कंडीशन दिया था। पहला ये कि ये सेंटेंस के शुरू में आए, और दूसरा ये कि ये सब्जेक्ट के साथ न आए। और आप ध्यान दें कि आपका नो मैन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके साथ आया है, यहां भी मैन जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये नॉट आया हुआ है। लेकिन अगर लिखूं नो मैन आई सॉ ऑन द रोड, तो आप ये ध्यान दो कि नो अब सब्जेक्ट के साथ नहीं आया है, क्योंकि सब्जेक्ट है आई। तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया। अब लिखना पड़ेगा नो मैन डिड आई सी ऑन द रोड। सॉरी, ऐसे लिखना पड़ेगा। आप इसकी जगह पे नो मैन की जगह पे नॉट अ मैन का भी कर सकते हो। सो नो और नॉट को ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस में यूज हो तो वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, आप एक चीज जरा ध्यान देना, मैंने नाइदर नॉर को अलग अलग लिखा है। नाइदर के बाद कॉमा डाला है, नॉर के बाद कॉमा डाला है, जबकि आपके दिमाग में बात आती होगी कि नाइदर को हमेशा नॉर के साथ इस्तेमाल करते हैं। रॉन्ग है। नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है, लेकिन नाइदर अकेले भी नहीं यूज होता है। नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से किसी ने नहीं। वैसे ही नॉर का भी अकेले यूज होता है, और यही चीज आपको समझना है अभी। फिर आपका ये पार्ट, फिर इसका सारा पार्ट आपका क्लियर हो गया। इन्वर्जन का सेकेंड रूल है ये, अभी खत्म नहीं हुआ है। सो अभी मैं ये प्रेडिकेटिव यूज बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं ना ग्रामर के, वो एक सिस्टम में दिए जाते हैं। आपके यहां नॉट ओनली बट ऑल्सो कहीं और बता दिया गया। भाई अगर वो यहीं पे अगर आप पढ़ लिए होते ना, तो कंजंक्शन के साथ साथ यहां पे आ जाता, तो दो रूल एक साथ क्लियर हो जाता। इन्वर्जन क्लियर होने का मतलब कि बहुत सारा सेक्शन क्लियर हो जाएगा आपका। आपको आपको देखिए अभी आ रहा है। अब नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, अगर ये रूल हो तो आपका हैज उठ के तो जाएगा नहीं कहीं पे। रूल ये है कि जब नाइदर नॉर को दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए अगर आप इस्तेमाल करो, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, तो एक्चुअली सब्जेक्ट तो दोनों है, इसका पार्ट होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, दोनों है, तो आपका इन्वर्जन नहीं होगा। नाइदर नॉर के साथ इन्वर्जन करने के लिए आपको नाइदर और नॉर दोनों के साथ कंप्लीट सेंटेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं नाइदर ऑफ द बॉयज, तो आपका ये ध्यान दो कि आपका सेंटेंस में जो आगे वर्ब डालोगे उसका सब्जेक्ट तो नाइदर है, हैज लिखोगे आप, क्योंकि ये ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो खुद ही सब्जेक्ट बन गया ना। और मैंने बोला है कि वो सब्जेक्ट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको नाइदर नॉर को इस्तेमाल करने के लिए इस सेंटेंस को आप देख लीजिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। नाइदर हैज राम कम, अब यहां आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हैज कम का सब्जेक्ट राम है, नॉर श्याम। गड़बड़ क्या है
कि मैंने अभी क्या बोला कि जब नाइदर के बाद एक पूरा सेंटेंस आए और नॉर के बाद भी एक पूरा सेंटेंस आए, और मैंने नॉर के बाद सीधा एक नाउन रखा है, तो रूल ये है कि यहां पे आपको हैज लगाना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। हम इस सेंटेंस को जो स्कूल में पढ़ते थे ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक पार्ट हो गया। नाइदर नॉर को तभी नाइदर नॉर के साथ इन्वर्जन होगा एक कंडीशन में, जब नाइदर नॉर साथ में आए तो इन्वर्जन एक ही कंडीशन में हो सकता है कि नाइदर के बाद भी एक फुल सेंटेंस दे दें, नॉर के बाद भी एक फुल सेंटेंस दे दें, और नॉर के बाद कम लिखने की, श्याम के बाद कम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है। इसको ग्रामर में इलिप्सिस कहा जाता है, इलिप्सिस। जब आप ऑब्वियस चीजों को छुपा लेते हो, इसके अपने रूल्स हैं, बाद में हम लोग कभी अगर मौका मिलेगा तो आपको मैं इलिप्सिस के बारे में जानकारी दूंगा। उससे अंडरस्टैंडिंग ग्रामर का और मजबूत होता है, बट लेटर ऑन नाइदर नॉर के साथ इन्वर्जन का आपको एक ही कंडीशन में रूल लगेगा, जब नाइदर के बाद भी फुल सेंटेंस, नॉर के बाद भी फुल सेंटेंस। हाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉर के बाद वाले को, वर्ब को हम छुपा देते हैं। दूसरा कि हम नाइदर नॉर का इस्तेमाल, आप ये ध्यान रखिएगा, ये रूल इंपॉर्टेंट आता है, नाइदर और नॉर का इस्तेमाल अलग अलग, एक साथ नहीं, या तो नाइदर नहीं तो नॉर का इस्तेमाल हम लोग ऑल्सो के मीनिंग में करें, ऑल्सो के मीनिंग में। जब ऑल्सो के मीनिंग में आएगा ना, तो या तो नाइदर लगाना होगा, नहीं तो नॉर लगाना होगा। नाइदर नॉर एक साथ नहीं लगेगा। नाइदर नॉर जब एक साथ लगेगा तो ना तो राम ना ही श्याम, लेकिन यहां पे ऑल्सो के मीनिंग में, तो आपको इन्वर्जन करना जरूरी पड़ता है। और रूल ये है कि यू हैव टू राइट अ नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तुम्हें एक नेगेटिव सेंटेंस लिखना होगा पहले। मैं रूल्स अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन अभी तुमको प्रेडिकेटिव यूज बताना है, तो इन्वर्जन तो तुमको बताना ही पड़ेगा क्या होता है। आपको एक नेगेटिव सेंटेंस लिखना होगा, उसके बाद आप या तो नाइदर का इस्तेमाल करो या नॉर का इस्तेमाल करो, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद आपको इन्वर्जन करना होगा और वर्ब को आप छुपा लो, क्योंकि वर्ब इलिप्सिस के थ्रू यहां से बहुत अंडरस्टूड होता है। He could not solve the question neither या नॉर। ऑक्सिलरी वर्ब वही लगेगा जो पिछले वाले सेंटेंस में लगा हुआ है अमूमन, नॉर कुड आई। देखो इन्वर्जन हुआ, वो क्वेश्चन नहीं बना पाया और मैं भी नहीं बना पाया। यहां पे या तो नाइदर लगाओगे तो नॉट लगाओगे, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, इन्वर्जन। सो नाइदर नॉर का एक यूज ऑल्सो के सेंस में भी हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो आपके ये इन्वर्जन का जो सेकंड पार्ट है वो इन नेगेटिव एडवर्ब से गाइड हो रहा है। एक तुम्हारा देयर वाला है, अब एक करके सेंटेंसेज को हमें देखना होगा। अब छोटे छोटे रूल्स बचे हुए हैं, जैसे तीसरा, अगर आपके पास ओनली प्लस कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आया हुआ हो सेंटेंस के शुरू में, ध्यान रखिएगा देयर के अलावे, और देयर में भी तो सेंटेंस का शुरू ही होता है, सेंटेंस के शुरू में ये आएंगे तो ये रूल काम करेगा। अगर ये लगा हुआ है सो ऑल्सो के मीनिंग में, जैसे नाइदर नॉर का मीनिंग ऑल्सो था, वैसे सो का मीनिंग ऑल्सो।
सो के साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हुआ हो सेंटेंस के शुरू में। इसके साथ थोड़ा रुक जाइएगा, ये इस स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट है, मैं अभी बताता हूं, वो यहां पे आएगा। तो ये भी तो इस सेंटेंस के शुरू में ही है ना। सच के साथ इज आवाज लगा हुआ हो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगर ये कुछ लगे हुए हों तो आपको वहां भी इन्वर्जन करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ओनली इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर कैन आई स्टडी पीसफुली। अगर यहां आई कैन करोगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, आई कैन करोगे तो ग्रामेटिकली गलत होगा। ओनली इन अ रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर आई कैन स्टडी पीसफुली, रॉन्ग। ओनली स्लोली do you learn something। under no circumstances you can get success by half-hearted efforts। under no circumstances, only plus adverb, only plus preposition। अब थर्ड वाले में आप देख लीजिए, कैन को यहां डालिए, ठीक है। सो इंटेलिजेंट इज ही दैट, आप सेंटेंस को लिखो ही इज सो इंटेलिजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सो इंटेलिजेंट को आप अगर सेंटेंस के शुरू में रखे तो इज ही लिखना पड़ेगा, ही इज नहीं। अब इसमें एक दो चीजें मेरे को ऐड करनी है, आप ध्यान दो। इस पार्ट में मैंने जो आपको बोला कि ये वाले पार्ट, ही कुड नॉट, एक नेगेटिव सेंटेंस आया, नाइदर नॉट डाला और उसके बाद आपने ऑक्सिलरी सब्जेक्ट रखा। इसका एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा के आइदर, और यहां आइदर का मतलब ऑल्सो होगा। आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो, आई कुड नॉट आइदर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने कहा था कि सो का ऑल्सो वाला मीनिंग, हां, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं लिखूं, हिज बिहेवियर इज सच दैट नोबडी लाइक्स हिम, हम इस सेंटेंस को उलट सकते हैं, सच इज हिज बिहेवियर, इन्वर्सन हम करके लिख सकते हैं, अलाउड है। और इसी में मैं बोला सच के साथ इज अगर सेंटेंस के शुरू में आया तो
सो का ऑल्सो के मीनिंग में यूज का यह है कि अगर आपने एक अफर्मेटिव सेंटेंस रखा, तो आप यहां सो लगाओ जिसका मीनिंग ऑल्सो होगा और ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दो। जैसे उसी सेंटेंस में ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन नॉर कुड आई, तो वैसे भी लिख सकता हूं ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन सो डिड आई। देख लीजिए इन्वर्सन। सेकेंड सेंटेंस के शुरू में आया तो भी इन्वर्सन लेगा। मैं भी बना पाया, मैंने भी बना लिया। सो इन्वर्जन का आपके पास तीसरा रूल ओनली इनके साथ। आपने एक दो चीजें और देखी होंगी। ये ड्रामेटिक सेंटेंस है, हियर कम्स राम। आप में से बहुत सारे लोग ये सेंटेंस देखे होंगे, लेकिन ये कंप्लीट इन्वर्सन है। छोड़ दीजिए अभी इसको। कंप्लीट इन्वर्सन को हम लोग अगली बार में बात करते हैं। 4 नंबर, कभी कभार पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव डिटरमाइनर का मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसके साथ लगे हुए सेंटेंस में भी इन्वर्सन अलाउड है। जैसे मैं इसको लिखूं हिज शूज, क्योंकि इनके बाद तो नाउन आता है ना, ये डिटरमाइनर है तो अपने साथ तो नाउन लेंगे। हिज शूज आर न्यू। इनके साथ जो सेंटेंस बनाते हो उसको आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। हिज आर न्यू शूज, अलाउड है ऐसे लिखना। आवर्स इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये पार्ट है। देखिए हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, जैसे हिज शूज आर न्यू। हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्जन करके लिखा जाता है। तो आपका ये जो पार्शियल इन्वर्जन है उसमें भी वही है कि ये प्रेडिकेटिव यूज है। सब्जेक्ट का प्रेडिकेटिव यूज मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद जा रहा है। देख लीजिए ये पार्शियल इन्वर्जन का रूल है। लेकिन ये पार्शियल इन्वर्जन हर जगह आप नहीं कर सकते हो, कंडीशंस दिए हुए हैं, कंडीशंस हैं। और वो कंडीशन जो 4 कंडीशंस मैंने दिए ये लगे हुए हैं तो आप पार्शियल इन्वर्जन करोगे। ठीक, प्रेडिकेटिव यूज में। और एक पार्ट होता है जब आप स्ट्रक्चर के कंपल्सन के चलते, स्ट्रक्चर ही वैसे लिखा हुआ है कि आपको कंप्लीट इन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ द स्टेशन
false. False means situated. A mall and a park. अब आप इस फॉल्स के पहले के सारे नाउन्स को देखें। ये स्टेशन का ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ये पूरा एडवर्ब ही हो गया, चूंकि ये डिस्टेंस बता रहा है, टाइम प्लेस बता रहा है। तो आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि वर्ब के पहले जितने भी नाउन आए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए हैं और उसके बाद रख दिया गया वर्ब। तो मजबूरी है कि सब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा, तो उसके बाद आने वाला नाउन आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, दो चीजें हैं, इसीलिए फॉल में से एस हटाइए। Among the various theories of employee motivation, in almost all companies of the world, are most effective not only financial incentives but also empowerment. अब आप सेंटेंस देखो। एमोंग का ऑब्जेक्ट हो गया थ्योरीज, उसके पहले तुम्हारा डिटरमाइनर लगा हुआ है। ऑफ के बाद इंप्लॉय मोटिवेशन कंपाउंड नाउन हो गया। इन के बाद तुम्हारा कंपनीज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ के बाद वर्ल्ड हो गया और उसके बाद आ गया आर। तो कंप्लीट इन्वर्जन कब होता है? जब आपका सेंटेंस ही ऐसा है कि सेंटेंस के वर्ब के पहले के सारे लिखे हुए नाउन्स ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो मजबूरी है, क्योंकि ये रूल कहीं नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। आपके स्कूल के किताबों में वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगा हुआ था, क्योंकि स्कूल के बच्चों को तो सिंपल चीजें बताई जाती हैं वहां पे। लेकिन ग्रेमेरियंस को बोल देना चाहिए था कि हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे कि आपको बाद में कहीं भी वाक्य में सब्जेक्ट हो सकता है। आप अभी देख रहे हो 20 वर्ड के बाद एक वर्ड आया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। शुरुआत में इन्वर्जन हुआ, कभी अधूरा ऑक्सिलरी वर्ब को निकालना पड़ रहा है, कभी। अब इस सेंटेंस में देख लो, एक अभी आपका देखो द मोस्ट इफेक्टिव, आर के बाद मोस्ट इफेक्टिव तो तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद एक कंपाउंड सब्जेक्ट आया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ, मतलब दो दो सब्जेक्ट हैं। एक कंसेप्ट होता है ना कंपाउंड सब्जेक्ट का, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। तो दोनों आए हैं ना। अब आए हैं अगर लिखा जाए तो राम एंड श्याम हैव कम के जगह पे मैं लिख सकता हूं ना नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। मीनिंग क्या अंतर पड़ेगा, लेकिन ग्रामर में अंतर है, अर्थ में अंतर हो चाहे नहीं हो, कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट होता है तो वर्ब उस कनेक्टर से जिससे वो जुड़ा हुआ है उसका अपना रूल है कि वर्ब का सब्जेक्ट माना किसको जाएगा। और शायद आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेगा तो बट ऑल्सो के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, वही वर्ब का सब्जेक्ट माना जाता है। तो इस बार इंपावरमेंट जो कि सेंटेंस का लास्ट वर्ड है
वो इस आर का सब्जेक्ट है, और ये कॉमन एरर है, इस आर के जगह पे लगेगा इज। अब आप जरा ध्यान दो, ये कंप्लीट इन्वर्सन, कंप्लीट इन्वर्सन स्ट्रक्चर की मजबूरी है। वर्ब के पहले जितने सारे नाउन्स डाले हुए हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज वाई वर्ब के बाद सब्जेक्ट। और अपने दिमाग से हटाइए कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है, इसीलिए सब्जेक्ट का प्रेडिकेटिव यूज पढ़ना जरूरी था आपको। वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है, तब आपका पार्सिंग हो पाएगा। आप हर वर्ड्स को जब ऐसे करके पूरे पार्ट से बीच बीच को पढ़ोगे ना, तो हर वर्ड को आप एनालाइज कर लोगे, वो कैसे यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है। मैंने अभी सब्जेक्ट का प्लेसमेंट बताया। अब हम लोग, एक काम है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट अगले वीडियोस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। बट जब अगला वीडियो आपको मिलेगा, उस अगले वीडियो में मुझे आपको सब्जेक्ट खोजने के लिए जो मैंने 8 सेंटेंस दिए हैं, पहले मैं उसको शुरू करूंगा, आपसे पूछूंगा या मैं डील करूंगा। आप बताना कि आपको, कमेंट्स आप लोग करते हो, अच्छा लगता है। आप ये बताना कि आपको मेरा ये एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव कितना आपको समझा पाया हूं मैं, और कितना यूजफुल आपको लगा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू देन।